वेलकम दोस्तों, एग्जाम है .com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे। सिख के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हम लोग गुरुओं का परिचय के बारे में पढ़े थे, जिसमें 10 गुरु हुए थे और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए थे। वहां तक हम लोग सिख धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे गुरुओं के बाद का दौर को देखेंगे, जिसमें हम लोग बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सिख धर्म को 4 चरणों में बांटकर पढ़ रहे थे। पहला चरण में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले चरण में हम लोग पढ़े थे सिख खालसा पंथ का स्थापना। खालसा पंथ का स्थापना कब होता है? 1699 ईस्वी। खालसा पंथ की स्थापना से पहले सिख धर्म, स्थापना से पहले सिख धर्म और गुरुओं का परिचय। आज के वीडियो में हम लोग सिख के बारे में मानचित्र के द्वारा पढ़ने का अध्ययन करेंगे। मानचित्र का काफी सहायता करेंगे, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आए। सिख धर्म को पढ़ने के लिए हम लोग उसे 4 चरणों में बांटे थे, 4 भागों में बांटकर पढ़ रहे थे। पहले चरण में हम लोग देख रहे थे खालसा पंथ की स्थापना से पहले सिख धर्म और गुरुओं का परिचय। खालसा पंथ का स्थापना कब हो रहा है? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना होता है, जिसका स्थापना सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह करते हैं। और खालसा पंथ की स्थापना से पहले सिख धर्म की स्थापना कौन करते हैं? गुरु नानक करते हैं। 15वीं शताब्दी, मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर 1699 तक का कालखंड हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग खालसा पंथ का स्थापना देखेंगे। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे खालसा पंथ का स्थापना से लेके रंजीत सिंह के पहले का दौर। आज हम लोग देखेंगे खालसा पंथ का स्थापना से लेकर के रंजीत सिंह तक का दौर का। दूसरे चरण में देखेंगे रंजीत सिंह के पहले का दौर को देखेंगे। और तीसरा चरण भी आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग महान राजा, भारत के सिखों के महान राजा जो हुए थे, महाराजा हुए थे, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं खालसा पंथ का स्थापना से लेकर के, सबसे पहले खालसा पंथ का जो स्थापना होता है वहां से लेके रंजीत सिंह के पहले का दौर। होता क्या है? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो उनकी हत्या करा दी जाती है महाराष्ट्र में अली पठान के द्वारा, और मुगलों के द्वारा उनकी हत्या करवा देती है। उसके बाद जो गुरु की परंपरा होती है वो सब समाप्त हो जाती है और सिखों के अगले नेता जो होते हैं बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या रहता है? लक्ष्मण देव रहता है। और वो सिखों के नेता बन जाते हैं। 8 वर्षों तक लगातार वो मुगलों से संघर्ष करते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं। वो पंजाब किसानों को एकत्रित करते हैं, अपनी सेना खड़ा करते हैं और मुगलों से लड़ाई लड़ते रहते हैं। 1715-16 ईस्वी में फरक्सियर के कालखंड में क्या होती है? लक्ष्मण देव बंदा बहादुर की हत्या करवा दी जाती है। बंदा बहादुर की हत्या करवा देने के बाद क्या होगा कि फिर से एक बार सिख सैनिक जो थे वो तितर बितर हो जाते हैं। कोई उनका नेतृत्व करता नहीं रहता है। नेतृत्व का कमी में वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। 1748 ईस्वी में क्या होगा? कपूर सिंह, 1748 ईस्वी में कपूर सिंह जो रहते हैं सिखों की एक करने का कोशिश करते हैं, खालसा दल की स्थापना करते हैं, खालसा दल का संगठन बनाते हैं। लेकिन क्या होगा? 1750 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर भारत में क्या होगा?
अब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हो जाता है। अहमद शाह का अब्दाली का आक्रमण शुरू होने के बाद क्या होगा, पंजाब में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है, राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध में क्या होगा, पंजाब में पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद सिखों के 12 मिसल अस्तित्व में आते हैं। उनके मिसलों के नाम है अहुवालिया मिसल, जिसके संस्थापक जस्सा सिंह रखते हैं, सुकरचकिया मिसल, जिसके संस्थापक तिलहट सिंह रखते हैं, सिंहपुरिया मिसल, जिसके संस्थापक कपूर सिंह होते हैं। ऐसे करते हुए 12 मिसल जो होते हैं सिखों के अस्तित्व में आते हैं। और ये 12 मिसल अलग अलग होती है, इनका झंडा अलग होता है, इनका प्रशासन अलग होता है, इनके नेतृत्वकर्ता अलग होते हैं। कोई इन लोग में कोई एक नहीं होता, सब अपना राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बीच क्या होगा, सुकरचुकिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह होते हैं। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होता है। महाराजा रंजीत सिंह, इनका जन्म कब हो रहा है, 1780 ईस्वी में हो रहा है। और इनका कालखंड है 1792 से लेके 1739 ईस्वी तक। ये आप 12 मिसल को देख चुके हैं, अहुवालिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, सिंहपुरिया, भंगी, पुलकिया, रामगढ़िया, कन्हैया, शहीद, नगद, गुलेवालिया, निशानवालिया और कोलसिया मिसल होते हैं। इसमें से क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह के जो पिता रहते हैं उनकी 1792 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा, रंजीत सिंह निर्वाधित नेता हो जाते हैं सुकरचकिया मिसल के। उसके बाद रंजीत सिंह का जो विवाह होता है वो कन्हैया मिसल की जो महारानी होती है उनकी पुत्री के साथ होता है। अब इनकी कन्हैया मिसल की महारानी की पुत्री के साथ जब रंजीत सिंह का विवाह हो जाता है तो सुकरचकिया मिसल और कन्हैया मिसल, ये दोनों मिसल का इनके क्षेत्र में आ जाता है और ये इनका शक्ति बढ़ जाता है। तो ये 12 मिसल के बारे में आप देख चुके हैं। इनका शक्ति का जो मेन बढ़ता है, उद्भव होता है, इसका मुख्य कारण होता है इनके समकालीन अफगानिस्तान के जो शासक रहते हैं उनके कारण होता है। महाराजा रंजीत सिंह की शक्ति में जो वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण लगता है अफगानिस्तान के जो शासक होते हैं जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के पौत्र होते हैं। होता क्या है, 1796 ईस्वी में क्या करेंगे, जमान शाह जो रहते हैं सिंध की ओर आक्रमण करते हैं और सिंध को जीत लेते हैं। आप मानचित्र में देखिएगा कि जो सिंह वाला एरिया वो दिख रहा है, इस एरिया को आप लोग देखेंगे कि जो जमान शाह जीत लेते हैं और 1797 ईस्वी में पंजाब को जीतने की कोशिश करते हैं और पंजाब की ओर कूच करते हैं। लेकिन सिखों के विद्रोह के कारण क्या होता है, उनको वापस लौटना पड़ता है। और वापस लौटने के क्रम में क्या होगा, झेलम नदी पड़ती है, झेलम नदी में कुछ तोपें उनके गिर जाती है। तो वो जो तोपें गिरती है उनको रंजीत सिंह क्या करेंगे, निकालेंगे और जमान शाह के दरबार में वापस भेज देते हैं। इससे क्या होता है, जमान शाह काफी प्रसन्न हो जाता है, काफी खुशी हो जाता है और रंजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है। उसके बाद से ही राजा रंजीत सिंह कहलाने लगे। तो प्रश्न में ये पूछा जाता है कि रंजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दिया था, तो ये अफगानिस्तान के शासक जमान शाह दिए थे जो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रंजीत सिंह 1799 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी के बीच में मिसल के अधिकार से अमृतसर और लाहौर को जीत लेता है और अपनी राजधानी लाहौर बनाता है। प्रश्न में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अमृतसर और लाहौर को जो जीता था, जीतने के बाद रंजीत सिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो रंजीत सिंह जो अपनी राजधानी बनाते हैं वो लाहौर को बनाते हैं, लाहौर में अपनी राजधानी बनाते हैं। लाहौर में अपनी राजधानी बनाने के बाद सतलज नदी के पार में कई क्षेत्रों को जीतने लगते हैं। कई क्षेत्रों को जीतने के बाद अंग्रेज के आंख में गड़ने लगते हैं। होता क्या है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल प्रशासन कमजोर होने लगता है। मुगल प्रशासन जब कमजोर होने लगता है तो
धीरे 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 करते करते 1739 ईस्वी में भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण के बाद होता क्या है, भारत में मुगलों की जो कमजोरी होती है वो खुल के सबके सामने आ जाती है और धीरे धीरे करते करते ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग रहते हैं, भारत में अधिकार जमाने लगते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद क्या होगा कि अंग्रेज लोग का बोलबाला भारत में हो जाएगा, मुगल नाम मात्र के रह जाएंगे और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, भारत का मुख्य ताकत, मुख्य शक्ति, जो शासक है कौन बन रहा है, ये बन रहे हैं अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज लोगों के आंख में गड़ना शुरू हो गया, कौन, रंजीत सिंह की ताकत में वृद्धि हो रही है। अब क्या करेंगे, अंग्रेज लोग पहुंच जाएंगे रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। इस संधि का नाम रहता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि के अनुसार जो रंजीत सिंह रहते हैं अपना सीमा का विस्तार सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। वो सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र को छोड़ के ही अपना सीमा का विस्तार करते हैं, ये संधि के अनुसार। अब तो रंजीत सिंह इस संधि के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में, सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि ये सतलज नदी जो दिख रही है आपको, ये इसका पूर्वी क्षेत्र के बाद में विस्तार नहीं होता है रंजीत सिंह का, लेकिन आपके ये पश्चिमी वाला क्षेत्र देखिएगा, पूर्वी क्षेत्र में रंजीत सिंह काफी विस्तार करते हैं अपने राज्य का। उसके बाद क्या होगा, 1810 ईस्वी से लेके 1835 ईस्वी तक महाराजा रंजीत सिंह कई जगहों को जीतते हैं। उसमें से 1811 ईस्वी में कांगड़ा को जीतते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। 1813 ईस्वी में अटक को जीत लेते हैं। 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीतते हैं। 1819 में कश्मीर को जीतते हैं। 1834 में पेशावर को जीतते हैं और 1835 में शिकारपुर को जीतते हैं जो सिंध में रहता है, सिंध वाले एरिया पे। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद रंजीत सिंह की शक्ति है वो काफी बढ़ने लगती है। ये देख के अंग्रेज लोग डरने लगते हैं, उनसे भय होने लगता है रंजीत सिंह से। तो इन लोगों के बीच में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और भी कोई बहुत सारे मुख्य कारण थे जिसके कारण ब्रिटिशों और रंजीत सिंह के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। उसमें से एक कारण होता है शिकारपुर का मुद्दा। शिकारपुर एक्चुअली ये सिंध में होता है और एक सामरिक क्षेत्र होता है। सिंध वाले एरिया पे देखिएगा, शिकारपुर जो जगह है, इस जगह से राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इन तीनों क्षेत्रों पर नजर रखा जा सकता था, उस अपने अधीन किया जा सकता था। तीनों जगह का शासन आसानी से चलाया जा सकता था। तो इस कारण क्या होता होगा, अंग्रेज लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि ये रंजीत सिंह के अधीन होता है। अंग्रेज लोग क्या करेंगे, अपनी सैन्य टुकड़ी लेके पहुंच जाते हैं शिकारपुर। यहाँ पहुंचने के बाद रंजीत सिंह क्या होता है, रंजीत सिंह को पीछे हटना पड़ता है और रंजीत सिंह पीछे हट जाते हैं। उसके बाद एक जमरूद का मुद्दा होता है। जमरूद का मुद्दा क्या है, जमरूद जो है ये सिंध और आप देखिएगा अफगानिस्तान वाले के बीच में एक स्वात घाटी, ये जगह है, ये भी एक सामरिक क्षेत्र है। यहाँ से आप देखिएगा अफगानिस्तान पर नजर रखा जा सकता था, आपका सिंध में नजर रखा जा सकता था और ये पंजाब पे नजर रखा जा सकता था। ये तीनों वाला एरिया था। तो इस एरिया में भी क्या होगा, ब्रिटिश लोग फिर पहुंच जाएंगे सैन्य लेके और बिना कोई लड़ाई के फिर रंजीत सिंह पीछे हट जाते हैं। कोई अभी लड़ाई करने का, वो ब्रिटिशों से लड़ने का मूड पे नहीं रहते हैं। क्या होगा, यहाँ से पीछे हट जाएंगे। अगला जो मुद्दा रहता है वो अफगानिस्तान का मुद्दा है। ये मुद्दा जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। होता क्या है कि एशिया में ब्रिटिशों का क्या हो रहा है, विस्तारवादी नीति चालू है। इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ रूस और फ्रांस एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, एक समझौता करते हैं। इस समझौता के अनुसार होता क्या है कि उन लोग चाहते हैं कि एशिया में जो है चीन, माफ कीजिए, एशिया में जो है कि ब्रिटिश लोग है, अंग्रेज लोग है, अपना विस्तार ना करें। इसमें क्या होगा, फिर जापान शामिल हो जाएगा, धीरे धीरे फिर उसमें ईरान भी शामिल हो जाता है। उन लोग का गुट बनता देख क्या होगा, ये डरने लगते हैं, ब्रिटिश लोग डरने लगते हैं। ये भी चाहते हैं एक गुट बनाना। अच्छा, आप भारत वाले जो मानचित्र देखेंगे, इसको ध्यान से देखने पर क्या है कि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। एक तरफ जो उत्तर में है क्या है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत है। यहाँ जो अफगानिस्तान वाला एरिया दिख रहे, यही एक एरिया जो बचता है जो कोई दुश्मन आक्रमण कर सकता है। अगर ये एरिया को पैक रखा जाए, चाहे वो प्राचीन काल में देख लीजिए, मध्य काल में देख लीजिए, आधुनिक काल में देख लीजिए, भारत में जब भी कोई आक्रमण होता है, कोई भी घुसपैठ होता है, तो इसी वाले एरिया से रहता है। इस एरिया में जब जब शासन कमजोर होता है, भारत में आक्रमण हुआ है, और ये एरिया जब जब मजबूत हुआ है, भारत सेफ रहा है।
तो अब क्या कहेंगे, ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को मजबूत किया जाए। वो अफगानिस्तान से संधि करना चाहते थे। अफगानिस्तान के साथ साथ रंजीत सिंह के बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा संबंध होता है। अब ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि रंजीत सिंह उनके तरफ से अफगानिस्तान शासक पर दबाव डाले ब्रिटिशों से संधि करने के लिए, लेकिन रंजीत सिंह ये चाहते नहीं। यही तनावपूर्ण स्थिति के बीच में क्या होगा, रंजीत सिंह का 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। 1839 ईस्वी में जब रंजीत सिंह का मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा, उत्तराधिकारी के लिए उनके बेटों के बीच में युद्ध हो जाता है और अगले जो बेटे होते हैं खड़क सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। खड़क सिंह का भी 1840 ईस्वी में क्या होगा, मृत्यु हो जाता है। उनकी मृत्यु के होने के बाद में नौनिहाल सिंह अगले शासक बनते हैं पंजाब के सिखों के, और वो भी एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी हम लोग देख लिए सिख धर्म को जो हम लोग 4 चरणों में बांटे थे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 चरणों को हम लोग देख लिया। अब अंतिम चरण बचा हुआ है जिसमें हम लोग देखेंगे रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद का जो, जिसमें सिख आंग्ल युद्ध को हम लोग को देखना है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।